नमस्कार। झारखंड की राजनीति में अगले ही पल क्या हो सकता है, ये सारा दिल्ली पर डिपेंडेंट है। दिल्ली पर सारा निर्भर है, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि झारखंड कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं, 12 की संख्या में इनकी नाराज़गी बताई जा रही है, लेकिन दिल्ली जाने वालों की संख्या 8 है। ये सारे लोग कल देर शाम ही दिल्ली चले गए थे और जो खबरें हैं वहाँ पे कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके संपर्क में है। एक और खबर जो कि दिल्ली से ही निकल कर के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई दूसरे नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और लोकसभा चुनाव में सीटों का जो समीकरण है उसको लेकर के बातचीत हुई है। क्या कुछ होगा, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस लाइव सेशन में इन्हीं सारे बिंदुओं पे बातचीत होगी। इस सेशन में हमारे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी साथ रहेंगे। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से है। पांडे जी, सबसे सवाल जो पूरा झारखंड जानना चाह रहा है कि ये जो विधायक नाराज हैं और जो दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, क्या हो सकता है? क्या इनकी जो एक डिमांड जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का चेहरा बदला जाए, क्या ये संभव होगा? क्या ऐसा हो सकता है या फिर इनकी नाराज़गी चाहे जितनी भी हो जाए कुछ होना जाना नहीं है? अभी तो ये कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से कि क्या हो सकता है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बीत रहा है यकीन मानिए चेंज होने का मंत्रिमंडल में संभावनाएं कम होती जा रही हैं। कल जब ये लोग रात में पहुँचे थे दिल्ली, तो वहाँ से 1 बजे रात में उमर सिंघार जी पहुँचे, सारे विधायकों से एक एक करके बात किया। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक बात हुई। उन्होंने अपना रिपोर्ट वेणुगोपाल जी को दे दिया। वेणुगोपाल जी फिलहाल अभी हैं नहीं दिल्ली में, खड़गे साहब आ चुके हैं, तो खड़गे साहब से अभी समय नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हुआ था कि शाम को अविनाश पांडे को भेजा जाएगा, लेकिन अविनाश पांडे कहे कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर वो यूपी में हैं और उसके बाद उनके पास और भी बहुत सारा काम है। तो अभी जो बातें हो रही है, अभी जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ फिर से एक बार जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, उनसे विधायकों की 1-to-1 बात हो रही है। तो फिर सर्किल तो वहीं घूम के आ गया। जो सर्किट हाउस में बात हो रही थी 1-to-1 विधायकों का सारे प्रभारी से, तो फिर दिल्ली में भी वही आ गया घूम के मामला। तो जैसे जैसे ये बात मतलब समय बीतेगा, हो सकता है वैसे वैसे संभावनाएं कम होती जाएगी। शुरू में कल जब कांग्रेस के तमाम विधायक गए तो कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको बहुत सीरियसली ले रही थी और उसको मतलब टैकल करना चाह रही थी कि नाराज़गी दूर हो जाए। लेकिन अब जैसे समय बीता उसके बाद ये मैसेज आ रहा है कि आला कमान के फैसले को फिर से बदलना अच्छा नहीं जाएगा, विधायकों को मनाने का और कोई रास्ता खोजा जाए। मतलब रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। पांडे जी जिस अविनाश पांडे का जिक्र कर रहे हैं, और चूंकि ये जो पूरी नाराज़गी है विधायकों की और इसमें जिस तरीके से अविनाश पांडे की एंट्री हुई है, आपको यहाँ पे याद दिलाना जरूरी है कि अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रह चुके हैं। फिलहाल वो यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं और चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब फिलहाल यूपी में प्रवेश किया है, ऐसे में उनकी मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन जो संकट झारखंड कांग्रेस के भीतर आ उभरा है, वैसे में इस संकट को पाटने के लिए अविनाश पांडे से संपर्क किया गया है, जैसा कि मनोज पांडे दावा कर रहे हैं। इनके पास एक खबर है कि अविनाश पांडे से बोला गया है कि आप इस संकट में जो है आइए और इसको निपटाइए, क्योंकि गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं वो नए हैं, उनका अभी उतना मजबूती से बॉन्डिंग नहीं हो पाया है विधायकों से, और यही वजह है कि इस तरीके की संकट से जो है झारखंड कांग्रेस जूझ रही है। क्योंकि अगर अविनाश पांडे जैसे नेता प्रभार में रहते तो हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशन जो है नहीं उभरती। नहीं, दरअसल जब प्रभारी बने अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले बूथ स्तर से, फिर प्रखंड स्तर से, फिर जिला स्तर से हर जगह बैठक की, 24 जिला में। सब जगह जब शिकायत मिली, फिर विधायकों से बैठक की, प्रदेश अध्यक्ष से बैठक की, जो बोर्ड अध्यक्ष वगैरह हैं उन सब से बैठक की। हाँ,
तो उन्होंने ही एक तरीके से अपना मन बना लिया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए। उनको सब लोग यही कह रहे थे और वो लगभग मोटा मोटी मानसिक रूप से ये तैयार थे। और बकायदा पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे ने इतना तक कह दिया था, मीडिया में बकायदा ये बयान दिया था कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, वो संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। दरअसल कांग्रेस इसलिए उन पे ज़्यादा विश्वास करती है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ पूर्व विधायकों से परिचित हैं बहुत अच्छे तरीके से झारखंड के। आपको याद होगा सेम इसी तरीके का सिचुएशन राजस्थान में भी उत्पन्न हुआ था, तो उस समय भी इन्हीं को भेजा गया था और राजस्थान में उन्होंने राजेश पायलट को भी मना लिया, सब कुछ ठीक कर दिया। सचिन पायलट, हाँ, सचिन पायलट को भी मना लिया और मतलब हर तरीके से मतलब टूट नहीं होने दिया, होने नहीं दिया। एक जो खबर जो बार बार यह दावा किया जा रहा था कि 12 विधायक एकजुट हैं साथ में, लेकिन 8 विधायक ही दिल्ली गए। कल रात में जब विधायकों से बातचीत हुई तो बोला गया कि 2 विधायक सीधे एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और 10 लोग जाएंगे दिल्ली। 12 लोगों का टिकट सार्वजनिक भी किया गया। आप सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि 12 विधायक जो ये कांग्रेस को के जो आज के डेट में झारखंड में 16 विधायक हैं, 17वां विधायक प्रदीप यादव के तौर पे हैं। तो 4 मंत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए तो 12 विधायकों के नाम का जो है टिकट कटा लिया गया था और वो सोशल मीडिया पे जो है उसको अलग अलग तरीके से पोस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन 8 ही विधायक गए, दावा किया गया कि 2 एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और 2 कल आएंगे, लेकिन आज शाम हो गया सनी। खबरें यही है कि 8 ही विधायक जो दिल्ली कल गए थे वही लोग वहां पे हैं, बाकी के 4 लोग नहीं गए। तो ये जो 4 चेहरे हैं जो नहीं गए, सबसे पहले तो उनके बारे में आप बताइए और वजह क्या ये लोग बता रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, और क्या ये जो 8 विधायक जो मांग कर रहे हैं क्या उस मांग के साथ ये लोग हैं? देखिए, मांग के साथ तो हैं और नहीं जाने का सबका अपना अपना कारण भी है। जैसे कि मांडर की विधायक और बंधु तिर्की की जो बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो नहीं जा पाई। आज वो चूँकि वो जैसा बता रही हैं, बंधु तिर्की जैसा बता रहे हैं कि मांडर के इलाके में और उनके इलाके में, वो लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से भी बोल रहे हैं कि बहुत ओलावृष्टि हुई है जिससे कि फसल का नुकसान हुआ है और यही वजह है कि शिल्पी नेहा तिर्की नहीं जा पाई। आज तो ये लोग जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में लगे हैं। आज शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदगा में थी। लोहरदगा में मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि जो मिनिस्टर रह चुके हैं उनका परफॉर्मेंस चिंताजनक है और यही वजह है कि सवाल खड़ा हो रहा है और यही सवाल हम लोग उठा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो विधायक नाराज हैं वो नाराजगी उनकी भी है और वो उनके साथ हैं, अपने कारण से वो नहीं जा पाई। दूसरा, जो झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, जो जानकारी है उसके अनुसार उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में वो व्यस्त हैं और यही वजह है कि पिछले दिनों जब शपथ ग्रहण हो रहा था मंत्रियों का तो उसमें भी वो नहीं, पूरे प्रकरण में वो अलग रही, साथ में नहीं है। भले ही वो नैतिक समर्थन जो है वो नाराज विधायकों के साथ है। इसके अलावे जो रामचंद्र सिंह है विधायक, कल उनसे बातचीत हुई थी हम लोगों की, तब उन्होंने फ़ोन कॉल पे कहा था कि आज वो जाएंगे, चूँकि कल वो इसलिए नहीं जा पाए, जैसा कि वो बताया कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घट गई थी और यही वजह है कि नहीं जा पाए और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बिक्सल कोंगाड़ी जो कोलेबिरा के विधायक हैं, उनकी तबीयत उसी दिन, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं जा पाए थे और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं जा पाए। तो ये 4 विधायक नहीं जा पाए हैं और यही कारण रहा है इनके नहीं जाने का। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनका जो है समर्थन जो है उन्हें प्राप्त है। लेकिन अभी देखिए कि पूरे झारखंड की जनता का ध्यान इसी बात पर है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। जो विधायक गए हैं क्या उनसे किसकी की बात हुई या फिर नहीं। पांडे जी ने बताया भी कि जो नाराज विधायक हैं उनसे जो प्रभारी हैं और जो ऑब्जर्वर जिन्हें बनाया गया, जो पहले झारखंड के सह प्रभारी रह चुके हैं उमर सिंह मार, उनके साथ इनकी 1-to-1 और ग्रुप में दोनों तरीके से बातचीत हुई है। अब ये बातचीत जो है ऊपर केसी वेणुगोपाल और आला कमान तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कोई डिसीजन होगा। जो जानकारी है उसके अनुसार तब तक जो नाराज विधायक है शायद दिल्ली में ही रहें और वहाँ से कुछ लेकर या आश्वासन या फिर जो कुछ भी हो वो लेकर ही लौटेंगे। तो देखिए, नाराज़गी तो बहुत ज़ोर से है। जिस दिन ये शपथ ग्रहण समारोह होना था मंत्रियों का, जब बैठक हो रही थी सर्किट हाउस में इन नाराज विधायकों की,
तो झारखंड कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री हैं बंधु तिर्की, वो बोल रहे थे कि देखिए ये गुस्सा पुआल का आग है, तुरंत उठेगा और ख़त्म हो जाएगा। और थोड़े देर बाद या फिर कल तक वो तर्क ये देते रहे कि देखिए हम बोले थे वही सही हुआ, ये लोग बोल रहे थे कि शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे और गए। लेकिन अब जिस तरह से जिस स्टैंड पर ये नाराज विधायक कायम है अभी तक, उसे देखते हुए लग रहा है कि ये बिल्कुल पुआल के आग की तरह गुस्सा नहीं है, बल्कि ये गुस्सा मजबूती के साथ सभी एक साथ खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, वो तो अब चूंकि आला कमान को तय करना है, लेकिन अपनी बात जो है मुखरता से अभी तक रख रहे हैं और अपनी बात पर अभी तक अड़े हुए हैं तीसरे दिन तक। ये बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस और इस सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। तो बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी बात है और चिंता की भी बात है, जिस तरीके से विधायक दावा कर रहे हैं। और अब जबकि प्रदेश के जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनसे उनकी मुलाकात हो गई है, पर्यवेक्षक ने मुलाकात की है, पहले एक एक करके सारे विधायकों से बातचीत की गई, उसके बाद ग्रुप में सारे लोगों से एक साथ बातचीत की गई। दरअसल एक एक करके जो बातचीत करने का जो प्रोसेस है उसमें टटोलने की भी कोशिश की गई कि अकेले में लोग क्या बोलते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो 8 लोग दिल्ली में गए हैं एक स्वर में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत क्या कर रहे हैं, मांग सिर्फ एक है, भले ही उसके पीछे उसके आड़ में और भी कई सारी बातें हो रही है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग है और सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों को जो है हटा करके नए चेहरों को मौका देना। और जिस तरीके से इरफान अंसारी भी इस पूरे लड़ाई में नाराज विधायकों के साथ हैं। सनी, आपको याद होगा कि कल जब एयरपोर्ट पे वो जा रहे थे और जो बातचीत हुई मीडिया में, उन्होंने कहा कि भाई नाराजगी ऐसे ही नहीं है, अगर यही सब मंत्री रह गए तो मुखिया का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो मतलब ये लोग मान करके चल रहे हैं कि ये इनसे पूरे झारखंड में जो है नाराजगी है जनता की, काम काज उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक ही दावा कर रहे हैं। देखिए, ये दावा अभी भले ही ये कैमरे के सामने किया जा रहा हो, लेकिन ये पिछले 1-1.5 साल से लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भले ही नाराज नहीं थे, लेकिन वो बोल रहे थे ऑफ द कैमरा। जब भी जिस किसी से विधायकों से बात होती थी तो यही बोलते थे कि अगर इन लोगों को नहीं बदला गया तो हम लोगों की स्थिति चुनाव में बहुत खराब हो जाएगी। तो ये तो गुस्सा तो मन में था, नाराजगी मन में थी, अब है कि एक मंच मिल गया और अब है कि अब सभी विधायक एकजुट हो गए। और दूसरा है कि मौका ये हुआ कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है और यही वजह है कि ये जोर आजमाइश है। और इस बात की भी जोर आजमाइश है कि क्या हम लोग जो बोल रहे हैं उस बात का कोई वैल्यू, कोई वजन है कि नहीं। पार्टी में हम जो है कोई अहमियत रखते हैं या नहीं, 12 लोग हैं, तो अब उसकी भी परीक्षा हो रही है। लेकिन पांडे जी के पास ही हम आ रहे हैं, ये 12 लोग हैं, एक साथ हैं, इसका जिक्र तो हो रहा है पांडे जी, लेकिन 12 से पहले 11 हुए, 11 से 9 हुए और 9 से 8, और क्या ये संख्या धीरे धीरे और जैसे जैसे कि सनी बोल रहे हैं कि बंधु तिर्की जो दावा कर रहे थे कि ये पुआल का आग है, 2 मिनट बहुत जल्दी आग तेज़ी से फैलेगा और तुरंत शांत भी हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन तीसरा दिन है, ठंडा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन क्या संख्या जो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या ये गिरती हुई संख्या इन लोगों को ठंडा करेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो एक अपने आप में हतोत्साहित करने वाला है। देखिए, जो 17 में से 4 बन गए मंत्री, लेकिन एक प्रदीप यादव को छोड़ दें तो ये लोग तो खुलेआम कैमरा पे बोल रहे हैं कि प्रदीप यादव तो जेबीएम के हैं, ये तो आए हैं जेबीएम से। असली कांग्रेसी तो 16 है, जिसमें से 4 बना और बाकी का 12 इस लड़ाई में है कि इन 4 को हटाइए और हम 12 में से किसी को चुन लीजिए। नहीं तो देखिए, प्रदीप यादव का स्टैंड क्लियर है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर दे, चाहे वो चेंज कर दे तो भी हम खुश हैं, नहीं चेंज करे तो भी हम खुश हैं। दरअसल प्रदीप यादव इस झमेले में पड़ना नहीं चाह रहे, वो अपना लोकसभा देख रहे हैं। दूसरी बात है कि 12 में से अब 8 गए, 4 कह रहे हैं कि नैतिक तौर पे समर्थन है, हम किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, नहीं तो हम भी जाते। लेकिन आप समझिए कि जो विधायकों का डिमांड है, केंद्र के पास क्या ऑप्शन है, यस या नो, इन दोनों के बीच का ऑप्शन चूज किया जा रहा है। अगर यस करना रहता तो तुरंत कहते हैं हाँ आपका डिमांड पूरा, आ जाइए आप रांची, हम इस्तीफा बोल दे रहे हैं मंत्रियों को करने का। और नो कहते तो भी कहते कि आप जाइए रांची, कोई चेंजेस नहीं होगा जो केंद्रीय नेतृत्व ने ले लिया। अब ये एक रास्ता निकाला जा रहा है कि यस भी ना हो ताकि केंद्रीय नेतृत्व हल्का ना पड़े, क्योंकि ये बात
मतलब आज दोपहर से गूंजी। उससे पहले तक ये था कि नहीं, इन विधायकों के साथ पूरी सहानुभूति है, इनकी मांग ठीक है, ये पहले से मामला उठ रहा था, कोई ने आप जो बोल रहे हैं अब मामला ईगो पे आ गया है। हाँ। कि चूंकि सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला कर लिया तो झुकेंगे नहीं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन का पोस्टर पूरे राज्य भर में लगा है इस लाइन के साथ कि झारखंड झुकेगा नहीं, यहाँ सेंट्रल लीडरशिप झुकेगा नहीं, ऐसा तर्ज पे ये लोग टिके हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप किन भावनाओं को, किन चीज़ों को ध्यान में रख के ये फैसला लिया है। कल अगर फिर से अगर ये परिपाटी शुरू हो जाए कि अगर कहीं दूसरे जगह सरकार बने हमारी, या दूसरा कोई सरकार कोई उठ के आ जाए विधायक कि नहीं भैया चेंज कीजिए, मंत्री नहीं चलेगा, तो बोल रहे कि अभी अब 3-4 महीने की बात है, क्यों हम इसमें थी पड़े। तो इनको अब वो रास्ता बताया जा रहा है कि इसके अलावा कुछ और है उपाय, तो उस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नाम में आपत्ति है तो बोल रहे कि नाम तो कर्म की वजह से है ना, इस बार उनको मौका देना चाहिए, या आप लोग जो बताइए वैसा काम करेंगे, वो उनका ड्यूटी है। अब तो क्या ये लोग तो सवाल उठा रहे हैं ना कि 4 साल में फोन तक नहीं उठाते थे, काम नहीं करते थे, तो अब क्यों ये लोग उम्मीद पालेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं पांडे जी, आपकी जो बातचीत हो रही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है झुकने को तैयार नहीं है, भले ही 16 में से 12 जिस तरीके से टूट गए हैं, आज के डेट में तो टूटा हुआ ही माना जाए, भले ही इन लोगों फिलहाल टूटा हुआ नहीं बोल सकते, वो चारों से हम लोग की बात हुई, उन लोग चारों ने टूटा नहीं, टूटा हुआ मैं उन चारों को अलग नहीं मान रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 12 जो एक साथ हैं, एक तरीके से उन 4 के खिलाफ तो सामने से आ गए। हाँ बिल्कुल, पार्टी के फैसले के भी खिलाफ आ गए। बिल्कुल। तो आप देखिए ना कि बसंत सोरेन गए मिलने, आज के डेट में हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं। बसंत सोरेन फैमिली का प्रतिनिधि हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए आज जो जिस तरीके से जो झारखंड की राजनीति की जो आज मौजूदा स्थिति है, बसंत सोरेन मनाने गए, उनकी भी बात नहीं सुनी गई। दिल्ली में ये लोग हैं, बातचीत हो रही है, ये लोग भी अपनी बातों पे टिके हुए हैं कि जब तक चारों को बदल नहीं दिया जाए तब तक ये लोग बैकफुट पे नहीं आएंगे। तो एक तो झुकने के लिए तो इधर से भी नहीं तैयार है, और आप उधर बोल रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पांडे जी, एक सवाल अब यहीं पे आता है कि अगर सेंट्रल लीडरशिप झुकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बातचीत क्यों कर रही है। देखिए, बातचीत इसीलिए कर रही है कि नो नहीं बोलना है सीधे, और इनका यस भी स्वीकार नहीं करना है। बीच का रास्ता निकालिए ना। आप 4 बोल रहे हैं, चलो 1 पे मान जाओ, 1 मंत्री चेंज कर देते हैं, फिर होगा 2 पे मान जाओ, 3 पे, उस तरीके से। तुम्हारे क्षेत्र में कौन सा काम है बहुत बड़ा मुद्दा जो नहीं, अगर ये लोग टिके हुए रह गए अपनी जिद पे, अपनी मांग पे, तो बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, और तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं ना। कांग्रेस क्या करेगी? अगर व्हिप भी जारी करेगी इनके खिलाफ, इनको सस्पेंड भी करेगी, तो उनका खुद का नुकसान होगा। लोकसभा में जाना है, और 12 विधायक, 17 में से 12 विधायक अगर एक तरफ पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेगी कांग्रेस? उनके पास कोई विकल्प नहीं बच जाता। लेकिन अभी जो संख्या है उसमें तो इन लोगों का नुकसान नहीं होना है, ऐसा मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि वो परिस्थिति में नहीं जाए। सरकार का नुकसान आप सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कांग्रेस का व्यक्तिगत नुकसान होगा। मैं सरकार और पार्टी कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं कि इन लोगों के पास जो संख्या है वो व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों को तो कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर उस दिशा में मामला बढ़ता है तो। 17 में 12 विधायक अगर चुनाव में काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के लिए हम काम नहीं करेंगे या फिर सरकार के साथ हम नहीं हैं। ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ हैं, पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर पार्टी के साथ हैं तो केंद्रीय नेतृत्व जो कह दिया वो फाइनल मान लीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया हम चाह रहे हैं कि पार्टी के हित में हम जो कर रहे हैं वो पार्टी के हित में, इनको चारों को हटाइए और 4 किसी को भी बनाइएगा तो उससे होगा। अब क्या है कि जिला पद अध्यक्षों से राय ली जा सकती है, क्योंकि आज अभी 1 घंटे में आपके प्रदेश अध्यक्ष रांची वापस आ जाएंगे कांग्रेस के। अब जिला अध्यक्षों की एक सूची जाएगी, मतलब रायशुमारी करके, उनसे टेलीफोनिक डिस्कशन करके, और जिला अध्यक्षों की क्या राय है वो भी ले लेंगे वो लोग कि बदलना चाहिए कि नहीं। जिला कमेटी किस मंशे पर है। अगर ये लोग अड़े रहे हैं तो भी जिला कमेटी से राय ली जाएगी। पहले तो इनको समझाने की कोशिश हो रही है। सनी, मनोज पांडे जो बोल रहे हैं एक बातचीत, और जो इशारा कर रहे हैं कि अगर ये लोग मजबूती से इसी तरीके से अगर डटे रहे तो बदलाव भी हो सकता है। और अगर, चूंकि ये संभावना वाली बात है, अगर बदलाव होता है तो आपको क्या लगता है कौन वो चेहरा है इन चारों में जिसको बदला जा सकता है?
या फिर इस तरीके की जो खबरें चल रही है और जो परिस्थितियां बनी हुई है, सबसे ज़्यादा डर कौन रहा है? कौन कांग्रेस कोटे का मंत्री हो सकता है जिसके भीतर में डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरी परिस्थिति में बलि का बकरा उसे बनाया जाए? अब देखिए, इस पर मुझे लगता है कि बात करना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी और जो 12 एकजुट हैं उनके लिए भी सही नहीं होगा। जब वो उन्होंने साइन करके दे दिया कि 12 में से किसी आप 4 को चुन सकते हैं, तो वो 4 को पहले चुनने दीजिए। उस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो फिलहाल जो मंत्री हैं उनके भीतर भी तो एक डर चल रहा होगा कि ये लोग जो दिल्ली तक गए हैं, अगर सेंट्रल लीडरशिप इनके जिद के कारण बैकफुट पे जाए और बदलाव को हाँ भर दे, हामी दे दे, तो मतलब एक कौन चेहरा हो सकता है जिसको हटाया जा सकता है? देखिए, फिर तो वही परफॉर्मेंस के आधार पर ही हटाया जाएगा, और जब हटाने की बात होगी तो ये लोग तो सबका मांग कर रहे हैं हटाने का। लेकिन आप देखिए कि हम लोग अभी तक सिर्फ एक खेमे की नाराज़गी की बात कर रहे हैं, दूसरे खेमे में भी नाराज़गी शुरू हो गई है। जिस तरह से जो लातेहार के विधायक हैं बैजनाथ राम, उनके नाम का वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है जारी होने के बाद भी उन्हें मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। तो आज फिर बैजनाथ राम ने बयान दिया है और कहा है कि 2 दिन के अंदर अगर दलितों के अपमान को जो है ठीक नहीं किया गया तो फिर हमारे पास बहुत विकल्प खुले हैं। आप समझिए कि इतने खुलकर वो बोल रहे हैं। तो अब तो प्रेशर सिर्फ इधर नहीं है, प्रेशर उधर भी है। तो मतलब अभी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ ये मंत्रिमंडल विस्तार करने में थोड़ी नाराज़गी कांग्रेस खेमे में है और ये दूर हो जाएगी, कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने बयान दिया है। लेकिन ये सिर्फ नाराज़गी तो अब कांग्रेस खेमे में रही नहीं, ये तो नाराज़गी अब दोनों तरफ भी हो गई है। और देखिए, जो तस्वीर भी वहाँ से निकल के आई है कि किस तरह से जो है ये बैठक हो रही है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, अनूप सिंह और जितने नाराज़ विधायक हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। ये कई तस्वीर है, थोड़ी देर बाद द फॉलोअप पे आप देख सकेंगे। तो ये और तस्वीर के साथ साथ बाकायदा आप देखिए कि जो विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो ऑफिशियली, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर सिंघार से देर रात्रि कांग्रेस के नाराज विधायकों से लंबी वार्ता हुई। उसके ठीक बाद आज कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से सभी विधायकों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता चारों मंत्री से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इन चारों मंत्रियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा लगातार पार्टी मीटिंग में शिकायतें रखी जा रही थी। आलाकमान भी विधायकों की बातों से संतुष्ट दिख रहे हैं और बातों को गंभीरता से लिया। वार्ता लगातार जारी है और इसी को देखते हुए एक बड़े बदलाव का संकेत संगठन एवं मंत्रियों में देखा जा सकता है। देखिए, ये बाकायदा आप देखिए, ये ऑफिशियल ग्रुप है जो यहाँ के जो नाराज विधायक हैं उन्हीं में से एक का, और ये वहाँ का लोकल जो मीडिया को खबर देने के लिए ग्रुप बनाया जाता है उसमें ये खबरें आ रही है। तो इसका मतलब देखिए कि वार्ता तो अब चल रही है और ये बता रहे हैं कि ये लोग जब बताए तो सामने वाला कन्विंस हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ तो हो सकता है। लेकिन अब तो एक कदम और बढ़ गए हैं ये लोग, और जिस तरीके से एक लाइन है सनी, उसको आप ये जो लास्ट पंक्ति है उसमें लिखा गया है कि वार्ता लगातार जारी है और इसको देखते हुए एक बड़े बदलाव का संकेत संगठन एवं मंत्रियों में देखा जा सकता है। तो क्या वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की भी शिकायत हो रही है? क्योंकि नाराजगी तो इन लोगों की थी। ये लोग ये बोल रहे थे कि भाई प्रदेश के जो मुखिया हैं वो डिसीजन नहीं ले पाए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पे फिलहाल वहाँ पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप पर्सनल 1-to-1 में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो मैंने बात किया, मैं हर उन ऑब्जर्वरों से, पर्यवेक्षक से, जो जाने वाले हो सकते संभावित, जो नहीं आने वाले, पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव, सबसे बात हो रही है हमारी। और उन लोग, देखिए यही बात है कि आप पहले तो गुस्सा को कैसे एब्जॉर्व किया जाता है। अगर जर्क आ रहा है उधर से, तो जर्क में क्या है कि हाँ में हाँ मिलाया गया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये सुबह तक था, 12-1 बजे से थोड़ा स्वर केंद्र का चेंज हो रहा है, मैं वो कह रहा हूँ। और अविनाश पांडे जी को बुलाया गया, लेकिन अविनाश पांडे उस धारणा से आते हैं कि हाँ चेंज होना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि इस पचड़े में मैं क्यों पढ़ूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ। तब फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर प्रभारी को भेज दिया गया कि भैया आप जाइए, आप अगर प्रभारी
इन्हीं विधायकों की रायशुमारी लेकिन पांडे जी एक सवाल तो उठता है ना, ये तो सही बात है कि संगठन के भीतर काफी पहले से ये मांग होते रही है कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तो कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी, आम लोगों की नाराजगी। एक वक्त था जब महागठबंधन की सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 में, हम लोग देखते थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने से ज़्यादा जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनसे मिलने से ज़्यादा लोग कांग्रेस भवन का चक्कर लगाते थे। उनको एक उम्मीद रहती थी कि यहाँ से सुनवाई होनी है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होने लगा तो एक नाराजगी तो दिखा, सड़कों पे भी दिखा, संगठन के भीतर भी दिखा। अब आलम में है कि विधायक, इनको लग रहा है कि अब ये मौका है तो विरोध का स्वर उठना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश ठाकुर, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें सेंट्रल लीडरशिप को वो बताएं कि अगर आप पुराने चेहरे को रिपीट करेंगे तो बगावत हो सकता है? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है इमीडिएट बॉस को बताना। मैंने गुलाम अहमद मीर साहब को लिखित तौर पे दिया कि बदलाव होना चाहिए, अगर पूरा नहीं तो पार्शियल कर दीजिए। मतलब आप ये दावा के साथ बोल रहे हैं कि राजेश ठाकुर ने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर को लिख करके दिया कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे के जो सीट हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। हाँ, पूरा नहीं तो पार्शियल कीजिए, पर कीजिए, उन्होंने कहा। राजेश ठाकुर बदलाव चाह रहे थे। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे, हम तो बताए भी थे। अब चूंकि मीडिया में तो वो नहीं बोल रहे हैं ना ऐसा। नहीं, मेरे से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरी तो इच्छा थी, मैंने तो कहा भी था। ऑफिशियल कोर्ट है या फिर ऐसे ही आपसे बातचीत फोन पे? नहीं, फोन पे क्या, वो अभी थोड़ी देर में लैंड करेंगे, कोई चाहेगा तो बयान भी ले सकता है, अभी वो बयान देंगे। मेरे फोन चित पे बात में वो अनऑफिशियल ही है, क्योंकि मैंने ऐसे ऑफिशियल बातचीत को आप यहाँ पे कोर्ट नहीं कर सकते हैं कि राजेश ठाकुर क्या चाहते थे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसके लिए जिम्मेवार तो वो हैं। वो खुल करके उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप अगर पुराने चेहरे को रिपीट करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, विधायक नाराज होंगे, संकट पैदा होगा? देखिए, कई बार भविष्यवाणियां इसलिए भी नहीं की जाती है कि फिर आपको उसी का सूत्रधार माना लिया जाएगा कि हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कराएंगे। इसका मतलब विधायकों का मन कैसे आपने पढ़ लिया कि वो नाराज हो जाएंगे? कई बार राजनीति इस वजह से, देखिए, जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको ये भी समझना होगा कि ये जो विधायकों की नाराजगी है वो 16 फरवरी को सामने आया। अगर यही नाराजगी पहले अगर ये लोग जाहिर कर रहे होते, जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि अगर राजेश ठाकुर खुले तौर पे इस बात का समर्थन करते कि बदलाव होना चाहिए, तो इसके लिए वो जिम्मेवार हो जाते। तो मतलब कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। नहीं, देखिए, नाराजगी पहले भी व्यक्त की जा चुकी है। आपको याद होगा कि सभी महिला जो विधायक हैं वो एकजुट हुई थी। आलमगीर आलम के आवास पर लगातार बैठक भी हुई थी कई बार, और बाकायदा बयानबाजी भी हुई थी। उस समय दीपिका पांडे, पूर्णिमा नीरज सिंह लीड कर रही थी और सभी महिला विधायक एकजुट थी और वो खुलकर बोल रही थी कि किस तरह से जो है उनकी नहीं सुनी जाती है, अधिकारी उनके नहीं सुन रहे हैं। तो ये नाराजगी तो हमेशा सामने आती है। सबसे बड़ा बात है कि विधायकों के लिए नया रास्ता खोजा जा रहा है, और दूसरा केंद्रीय नेतृत्व ये भी सोचता है कि अगर इन चारों को हटा दे तो नुकसान ज़्यादा है या रखने में ज़्यादा ये है। मान लीजिए कि उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो आप सन्नी से सवाल कर रहे थे कि हट सकते हैं? नहीं, इसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि आप तो नज़र बनाए हुए। केंद्रीय नेतृत्व वैसे लोगों को हटाने में आसानी होगा उनके लिए जो जुबान नहीं खोलेंगे। कौन जुबान नहीं खेलेगा? कौन है जो बोलता ही नहीं है? एक तो बादल पत्र लेख है, हाँ, उनका मुंह नहीं खुलता है, कोई बयान नहीं देते हैं, वो गर्मी में भी शॉल ओढ़े हुए हैं और अपना शॉल ओढ़ करके अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा आलमगीर भी अगर उनको पद से कह दिया जाए कि आप सिर्फ विधायक दल के नेता बने रहिए, मंत्री पद छोड़ दीजिए, आलमगीर आलम भी विरोध नहीं करेंगे। रामेश्वर उरांव वो समय और परिस्थितियां देखकर आकलन करने वाले व्यक्ति हैं। जब उनको समय लगेगा और जहां वैसा तुरंत में वो विरोध नहीं करेंगे। हाँ, तुरंत में वो खुलकर विरोध नहीं करेंगे। बन्ना गुप्ता वो करेंगे विरोध इसका, क्योंकि पूरे झारखंड कांग्रेस में आप देख लीजिए तो एक पूर्णिमा की अगर बात छोड़ दे तो शहरी इलाकों से जीतकर लगातार आने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं जहां पे एक मुश्त माना जाता है कि लोग वोट जाता है और आंख मूंद के। बन्ना गुप्ता से डर है, बाकी तीन कोई सवाल नहीं खड़ा करें। हाँ। लेकिन इकलौते बन्ना गुप्ता हैं इन चारों में जो सवाल खड़ा कर सकते हैं और जिद पे अड़ सकते हैं। जिद पे भी अड़ सकते हैं और वो बात भी करेंगे, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, दिल्ली वो भी जा सकते हैं अगर उनको हटाया गया तो।
ये भी बोल सकते हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, वो देखिए, वो दोनों तरफ से सोचा जाता है। अब बादल जी को क्या है कि बादल जी के बारे में ये है कि अगर उनको हटा भी दिया जाता है तो वो मर्मरिंग नहीं करेंगे, जो करना होगा बंद कमरे में करेंगे या अंदर अंदर करेंगे, खुल के मीडिया में कुछ नहीं कहेंगे। उसी तरीके से माना जा रहा है कि आलमगीर साहब भी वो शुक्रिया बोल सकते हैं बादल। और आलमगीर साहब भी कुछ खुल के विरोध नहीं करेंगे और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनकी सीट जो है उनके पुत्र को तनवीर आलम को मिलने वाली है। तो ये दो सबसे कमजोर कड़ी है। केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार सबसे आसान है, अगर बहुत प्रेशर बन गया तो कहा जाएगा चलो पार्शियल चेंज कर लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का भद पिटना तय है और भद पिट ही रहा है कि आप एक निर्णय लेते हैं और आप ही के निर्णय के साथ आपके विधायक नहीं हैं। अगर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे जाती है तो फिर से एक बार मरमरिंग की स्थिति होगी। लोग पूछेंगे कि आखिर कैसे आप निर्णय लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधायक नाराज हैं, नाराजगी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो बात यहाँ तक हो उठी है कि ना सिर्फ मंत्रिमंडल में बल्कि संगठन में भी बदलाव होने चाहिए। क्या ये जो विधायक हैं पांडे जी, चूँकि हम लोग इस पे भी बातचीत करेंगे कि लोकसभा में सीटों की बंटवारे को लेकर के जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने, उसमें क्या कुछ हुआ, लेकिन चूँकि विधायकों की नाराजगी की खबर जो है इतना महत्वपूर्ण है झारखंड की राजनीति के लिहाज से कि इसी पे हम लोग लंबी चर्चा कर रहे हैं। पांडे जी, एक चीज़ ये है कि क्या ये जो विधायक हैं सारे लोग, क्या ये तब तक वहीं पे रहेंगे जैसा सनी बोल रहे हैं कि ये लोग दिल्ली में ही डटे रहेंगे, या फिर वो लोग बातचीत करके आ जाएंगे? क्योंकि जो बातचीत होनी थी तो वो तो उमंग सिंघार और गुलाम मोहम्मद मीर से हो गई है बातचीत, वो कन्वे कर दिए हैं केसी वेणुगोपाल को। नहीं, तो केसी वेणुगोपाल फिलहाल दिल्ली में नहीं है ना। वो जब दिल्ली वापस आएंगे तो इनका इरादा है कि वो लोग केसी वेणुगोपाल से मिले, सारे विधायक। अगर इनसे काम हो जाता है तब तो ठीक है, और नहीं होगा तो वो इन पे भरोसा नहीं है नहीं। क्योंकि गुलाम मोहम्मद मीर से तो रांची के सर्किट हाउस में घंटों बैठक चली इन लोगों की, और इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी बैठक हुई। और स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि 16 जनवरी को जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, चंपई सोरेन की कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ, उस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के नाराज विधायक जा नहीं रहे थे। गुलाम मोहम्मद मीर जो आज दिल्ली में बैठ के मना रहे हैं, वही गुलाम मोहम्मद मीर रांची के सर्किट हाउस में हाथ जोड़ रहे थे कि भाई मेरा इज्जत बचा लो, क्योंकि हम तो नए हैं, हमको क्या मालूम था, शपथ ग्रहण समारोह में चलो, नहीं तो ये बात दिल्ली तक जाएगी। उन्हें लग रहा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, मांग पत्र ऑलरेडी हम लोग ले लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, दिल्ली कौन जाएगा। लेकिन बातचीत तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, बातचीत आगे बढ़ गई है और उसी का रास्ता हल निकाला जा रहा है। मेरे अनुसार से विधायकों को कोई ठोस आश्वासन अगर मिल जाएगा तो ये लोग वापस आएंगे, और नहीं तो भी बहुत दिन वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि संगठन में जो बदलाव का है, जो इंडिविजुअली बात हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो उस उमर सिंघार साहब से भी कहा गया कि, और मतलब एकाध और लोगों से फ़ोन करके कहा गया कि जो बोर्ड निगम का बंटवारा भी हुआ है वो उचित आदमी तक नहीं है, मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उन तक नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि जो बोर्ड निगम को लेकर के तो इन लोगों के मन में अगर सवाल है तो वो पहले से था कि विधायकों को मिले बोर्ड निगम। नहीं, विधायक ये कोई नहीं करा कि हमको चाहिए बोर्ड निगम। उन्होंने ये विधायक नहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में तो इन लोगों ने दावा किया था। नहीं, उन्होंने सीधा इनकार कर दिया, क्योंकि देखिए वो कमजोर कड़ी है, उस पर नहीं टिक पाएंगे। वो कह रहे हैं कि और अच्छे कार्यकर्ता थे, ठीक है। कुल मिलाकर के फिर बात राजेश ठाकुर पे ही आती है कि राजेश ठाकुर ने गलत चुनाव किया, वैसे लोगों को बोर्ड निगम दिया गया जो उसके लायक नहीं थे, या फिर उनसे और बेहतर लोग थे। हाँ, और बेहतर लोग थे, ये कहना है कि और पुराने लोग थे और अनुभवी लोग थे। मतलब अब तक जो क्रेडिट राजेश ठाकुर ले रहे हैं, और बाकायदा उनको मिलना चाहिए इस बात को लेकर के, भले ही कांग्रेस के विधायक नाराज हैं वो एक अलग बात है, लेकिन राजेश ठाकुर ने संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी। बोर्ड निगम हो, विसूत्री हो, या फिर प्रखंड लेवल की जो कमेटियां बनी है उसमें उन्होंने हजारों लोगों को ये किया है। बिल्कुल, और हो सकता है कि विधायकों को मनाने में आप देख लीजिएगा कुछ ही दिन में कार्यकारी अध्यक्षों की सूची में एक बड़ा फेरबदलाव आपको देखने को मिलेगा लोकसभा से पहले।
मतलब कार्यकारी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्षों को बदलने की बात हो रही है, और वो भी लोकसभा से पहले। अभी लोकसभा पर इन केंद्र ये मानकर चला, केंद्रीय नेतृत्व इनका, कि राजेश ठाकुर जी को रहने दिया जाए, और वो बेहतर हैं। पहली बार 32,000 लिखित मतलब पदाधिकारी बने हैं, उनका मोबाइल नंबर एक्टिव है, वहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है वार रूम से कि जो लिस्ट प्रदेश ने जारी किया वो लोग हैं कि नहीं। तो उसमें अभी तक 100% आंकड़ा इनके पक्ष में आया। तो इनको हो सकता है कि लोकसभा पर तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना। कार्यकारी भले ही विधायक कितना भी शिकायत कर लें, लेकिन आपका जो दावा है उसके मुताबिक राजेश ठाकुर सुरक्षित हैं फिलहाल। हाँ, राजेश ठाकुर सुरक्षित है, और 12 विधायक में से किसी एक विधायक ने भी नहीं कहा कि हम राजेश ठाकुर जी से नाराज हैं, और राजेश ठाकुर नहीं चाह रहे थे। वो बाकायदा ये कह रहे कि सिर्फ आलमगीर साहब नहीं चाह रहे थे, और गुलाम अहमद मीर। हाँ, वो तो मतलब चूंकि नए आए थे तो इन दोनों के बीच में उनको कोई रास्ता चुनना था, तो उन्होंने आलमगीर साहब का रास्ता चुना। अच्छा सनी, इस तरीके की पूरी राजनीति पे जब बीजेपी काफ़ी आक्रामकता के साथ अपना पक्ष रखते रहती है, क्या आप बीजेपी को आप देख पा रहे हैं कि ये जो विधायकों की जो नाराज़गी है उस पे क्या बीजेपी जिस तरीके से अटैकिंग मोड में होती है, क्या बीजेपी अटैकिंग मोड में है? बिल्कुल अटैकिंग मोड में तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब तो बयान तो मीडिया लेगा ही, चूंकि ये लोग अपने में ही उलझे हुए हैं। मैं तो अभी वही सोशल मीडिया देख रहा था, अब तो कई लोग लिख रहे हैं कि ये लोग लगातार शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं चलने देती है, लेकिन यहाँ तो खुद ये उलझे हुए हैं। अब ये किस पर आरोप लगाएंगे? अभी जो दिल्ली में जो लगातार बैठक हो रही थी, आज प्रधानमंत्री भी इस तरह से संबोधित कर रहे थे। मैं एक नेशनल चैनल पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का इंटरव्यू देख रहा था इसी मसले पर। उन्होंने कहा, एक तो कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश से जो है कांग्रेस खत्म हो जाएगी और इसकी शुरुआत जो है झारखंड से ही होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार बनाने में, और ये लोग खुद में उलझे हुए हैं, और हम लोग से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। निशिकांत दुबे हर चीज़ पे बयान देते हैं, लेकिन उनके ही खिलाफ उनके ही पार्टी के एक विधायक जो सारठ से जीत करके आते हैं, रणधीर सिंह, वो काफ़ी अटैकिंग मोड में हैं। उन पर वो कोई बयान देता हुआ नहीं दिखाई दे रहे। अब बिल्कुल देखिए, वो अभी बसते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बयान ना देकर फोटो के जरिए वो कई मैसेज दे चुके हैं। क्योंकि उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, उनका जो एक राजनीतिक जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है, सबसे जुदा है। कई दूसरे राह पर भी जाकर वो अपना कैसे बदला लेना है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो अब रणधीर सिंह जाकर मिले पूर्व मंत्री से, तो फिर चुन्ना सिंह से रणधीर सिंह नहीं मिले, चुन्ना सिंह से मिले ये निशिकांत दुबे, और ये मिले रणधीर सिंह राज परिवार से। तो दोनों जो है एक दूसरे के दूर विरोधी से जाकर मिले, और मिलकर ये मैसेज देने की कोशिश किए कि देखिए हम लोग भी मजबूती से जो है खड़े हो रहे हैं। सिर्फ मिले नहीं, बल्कि मजबूती से हाथ मिलाते हुए तस्वीर भी जारी की गई तीन लोगों की, जो उसमें से 2 लोग जो है पहले से निशिकांत दुबे के जिस तरह से विरोधी रहे हैं। तो चूंकि मसला कुल मिलाकर के दूसरे के घर की चीज़ वो जरूर देखते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं झांक पा रहे हैं कि परिस्थितियां क्या बनी है। अब हम लोग चर्चा में आगे बढ़ते हुए जो लोकसभा सीटों का क्या बंटवारा किस तरीके से होगा, क्या समीकरण बनेगा, कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा, चूँकि दिल्ली में इसी पे मंथन हो रहा था। चंपई सोरेन खुद वहाँ पे गए हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात भी हुई। पांडे जी, पूरे देश भर में इंडिया अलायंस के अंदर जो भी संगठन हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सीट शेयरिंग किस तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, विलम्ब हो रहा है, इस पे हमेशा बीजेपी या फिर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो लोग बयान देते रहते हैं। चूँकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के बनने के बाद वो दिल्ली जाकर के इसी मसले पे बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है ये पुराना जो समीकरण था 2019 का, क्या उसी फॉर्मेट पे चुनाव इंडिया अलायंस के लोग लड़ेंगे झारखंड में? नहीं, जैसे चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मंत्री थे, तो भी उनको पार्टी से अधिकृत किया गया था। वो गए थे, सुप्रियो भट्टाचार्य गए थे, और विनोद पांडे गए थे, और सुदीप सोनू गए थे। तो ये लोग सारे लोग जाते हैं दिल्ली और वहाँ बैठे। तो पिछली बार जो बात हुआ था तो ये हुआ था लगभग जो जहाँ है वहाँ रह जाएगा। अब जो जेबीएम को सीट मिला था, कोडरमा और गोड्डा, हाँ, तो गोड्डा वापस कांग्रेस के पास चला जाएगा और कोडरमा रह जाएगा
जेएमएम के पास। आज और सिर्फ 3 सीट का नहीं हुआ था, पलामू, चतरा और कोडरमा, ये 3 सीट पर मतलब ये कहा गया था कि इस पे हम लोग बाद में बातचीत कर लेंगे, बाकी सब सीट क्लियर हो गया था कि कौन किसको कहाँ से उम्मीदवार खड़ा करेगा। आज जो बैठक हुई, चूंकि 4-5 राज्यों में अभी बात होनी है और खड़गे साहब उसमें भी व्यस्त हैं और कोई फाइनल नतीजा से पहले पहुंचने से पहले जेएमएम भी चाह रहा है कि एक बार गुरुजी से बात कर ले और उस पर सहमति बने। तो आज ये तय हुआ कि सीट का संख्या छोड़ दीजिए, कौन कितना पे लड़ता है, कहाँ से लड़ता है ये भी छोड़ दीजिए, किसके पास मजबूत कैंडिडेट है वही आधार बनेगा। अगर किसी के पास लोहरदगा से बहुत अच्छा कैंडिडेट है, मान लीजिए जेएमएम में, आरजेडी में, कांग्रेस में, कोई में भी, तो वो उम्मीदवार होगा और वो सीट उसी को चली जाएगी। उसी तरीके से पलामू में अगर आरजेडी के पास अच्छा उम्मीदवार है, फाइट दे सकता है, तो आरजेडी के पास वो सीट चली जाएगी। चतरा में अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है कांग्रेस के पास या उसके पास, तो वो कांग्रेस के पास चली जाएगी। कोडरमा में अगर इन सभी के पास नहीं है, माले के पास अच्छा उम्मीदवार है, तो वो सीट माले को चला जाएगा। तो यही है। और मान लीजिए मोटा मोटी सहमति हो गई है, 2-4 दिन में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगा। नहीं, इससे पहले कि हम लोग और चर्चा करें इस बातचीत पे, 2019 में जो सीट बंटवारा हुआ था वो पहले दर्शकों को बता देते हैं कि पिछली दफ़ा कांग्रेस पार्टी 7 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 4 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ा था और 2 सीट पे जेबीएम चुनाव लड़ा था, क्योंकि उस वक्त बाबूलाल मरांडी जो है महागठबंधन में शामिल थे और 2019 के चुनाव में वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे। तो वो कोडरमा और गोड्डा की जो सीट है वो जेबीएम को मिला था और 1 सीट पलामू की जो सीट है उस पे लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ पे उम्मीदवार था। एक जो चतरा सीट है, चूँकि आरजेडी की जिद थी कि चतरा में भी उसका अपना उम्मीदवार हो, लेकिन वो कांग्रेस कोटे में वो सीट कांग्रेस के पास मिला था, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पे याराना दोस्ताना संघर्ष हुआ था और बाकायदा उसको बोला गया कि आप भी चुनाव लड़िए और हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो 7-4-2-1 का जो फॉर्मूला है ये पहले से तो तय है, जैसा कि पांडे जी बता भी रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो वो जो 2 सीट है कोडरमा और गोड्डा का, वो किसके खाते में जाएगी उस पे मंथन चल रहा है और संभवतः जैसा पांडे जी बता रहे हैं कि गोड्डा की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी और एक जो सीट बच गई है गोड्डा संसदीय सीट, कोडरमा संसदीय सीट, उस पे महागठबंधन के भीतर, चूंकि इस बार अब इंडिया अलायंस का जो स्वरूप बना है, इसमें कई सारी पार्टियां, खास करके वामपंथी पार्टियां जो जुड़ी है झारखंड में, वहां पे माले का दावा है और माले ने बाकायदा स्पष्ट कर दिया है, फॉलो अप के जरिए ही आप तक हम लोगों ने इस खबर को पहुंचाया था कि कैसे दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि कोडरमा सीट से जो है माले चुनाव लड़ेगा और वहां का जो उम्मीदवार हैं राजकुमार यादव होंगे। तो माले ने स्पष्ट कर दिया है। अब इसी सीट पे एक जीत है कि क्या माले को दिया जाए या नहीं दिया जाए। नहीं, जीत इस सीट पर ही नहीं है, माले देश भर में उसका क्या रुख है कांग्रेस के लेकर, उस पे झारखंड का ये सीट निर्भर करता है कि अगर देश भर में अलायंस हुआ तब तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर देश भर में अलायंस नहीं हुआ, मान लीजिए माले कह दिया कि नहीं हम अकेले जाएंगे, कई वजहों से होता है, कई जगह वो स्ट्रांग होते हैं फिर भी कांग्रेस सीट मांगती है, तो अगर वैसा हुआ तब वहाँ पे जेएमएम का वो सीट हो जाएगा, वो सीट कोडरमा जेएमएम को हो जाएगा। अब जेएमएम के ऊपर है कि वो किसी दूसरे दल के उम्मीदवार को खड़ा कर सकती है, दूसरे दल को। आज क्या हुआ, मतलब ये जो 4 सीट पे पिछले दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चुनाव लड़ा, क्या वो सीटों की संख्या इस बार बढ़ रही है, क्या होना? हाँ बिल्कुल बढ़ गई ना, एक तो कोडरमा बढ़ गया उनका, जेबीएम जो पहले था एज इट इज समझ लीजिए, और जो 2 सीट था गोड्डा कांग्रेस को चला गया और कोडरमा जेएमएम के पास चला गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब इस पचड़ा में नहीं पड़ना है, बोल रहे हैं कि संख्या, दोनों बोल रहे हैं कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, उम्मीदवार महत्वपूर्ण है। अगर उम्मीदवार जिताऊ है तो उसी को सीट जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो वो तो हर लोग, हर पार्टियां जो है इसी तरीके से अपना उम्मीदवार सामने रखती है कि वो जीत सके। सनी, आपको क्या लगता है वो जो पिछला जो फॉर्मेट है क्या उसे ही रिपीट किया जाएगा? एक जो
कोडरमा का जो सीट है जिसपे माले का भी दावा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा है, क्योंकि जेपी वर्मा को वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शामिल कराया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार कुछ बदलाव जरूर होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का फिर से उसी तरह का विस्तार करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सब कुछ वैसे ही रहेगा। और यही वजह है कि बीजेपी भी देखिए आज जैसे ही सभी नेता कल देर रात पहुंचे, बीजेपी की तरफ से भी कटाक्ष किया गया। प्रतुल सहदेव जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत पर जाने के लिए भाजपा ने कटाक्ष किया है। प्रतुल सहदेव ने कहा है कि जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी, उसकी उतनी सीटों पर भागीदारी वाले फॉर्मूलों पर काम किया जाए तो सारे सीटों को बांटने का गतिरोध दूर हो जाएगा। प्रतुल सहदेव ने कहा कि बड़े छोटे भाई का रिश्ता छोड़कर मौसेरे भाई का रिश्ता अपना लेना चाहिए। तो यह अपने बातों और शब्दों के जरिए कई बात कहना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी मैं सर्च कर रहा था, ट्विटर पर देख रहा था। आप समझिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, विधायक कहीं किसी को फूल भी दिए, कहीं किसी से कुछ मिले भी तो उसका अपडेट आ जाता है। लेकिन ये सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सिर्फ अनूप सिंह को छोड़ के और किसी भी ये नाराज विधायक ने ट्विटर पर एक बधाई तक नहीं दिया अपने मंत्रियों को। अनूप सिंह ने भी बधाई दिया है तो सिर्फ वो जेएमएम कोटे के जो मंत्री हैं उनको बधाई दिया है, कांग्रेस कोटे के किसी भी मंत्री को नहीं दिया। इसके अलावा इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, पूर्णिमा नीरज सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, ये लोग जो एक्टिव हैं ट्विटर पे, इन्होंने तो किसी को भी नहीं बधाई दिया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी बधाई, मतलब मुख्यमंत्री तो उसी दिन ले लिए थे शपथ, मंत्री जो भी लिए उन किसी को भी इन लोगों ने बधाई नहीं दी है। मतलब नाराजगी बहुत ही बढ़ गई है, वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए दिल्ली से ये लोग कब लौटते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं या फिर इनके हाथ में कुछ लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, या फिर जिस उम्मीद से ये लोग गए हैं उन उम्मीदों पे कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है खरा उतरती है। इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तब तक आप फॉलोअप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।